नमस्कार, डिफेंस पेज में आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत 2025 तक AK-203 असॉल्ट राइफल उत्पादन का पूर्ण स्वदेशीकरण करेगा हासिल। इंडियन आर्मी ने एक्सप्लोडर और अग्निस्त्र टेक्नोलॉजी को प्राइवेट सेक्टर को किया ट्रांसफर। स्पेस में भारत के $13 बिलियन के निवेश ने GDP को दिया बढ़ावा। HAL 2026 से तेजस MK-1A में स्वदेशी उत्तम AESA रडार को करेगा इंटीग्रेट। और जेलेंस्की ने कहा, भारत यूक्रेन की सॉवरेंटी का करता है समर्थन। हेडलाइन नंबर 1। भारत एक एम्बिशियस प्रोग्राम की ओर बढ़ रहा है। 2025 के अंत तक देश कलाश्निकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों के निर्माण में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करने की योजना बना रहा है। इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए भारत में प्रोडक्शन प्रोसेस को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक स्टेज में स्थानीय रूप से निर्मित कंपोनेंट्स का परसेंटेज बढ़ाया जाएगा। इंडो रूसी राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मेजर जनरल सुधीर कुमार शर्मा ने दिसंबर 2025 तक 100% स्वदेशीकरण हासिल करने का विश्वास व्यक्त किया है। जून 2023 में भारत में असेंबल की गई पहली राइफल में केवल 5% भारतीय कंपोनेंट्स थे, जबकि शेष 95% रूस से इंपोर्ट किए गए थे। तब से प्रगति तेजी से हुई है। दिसंबर 2022 में भारतीय सेना को पहली राइफल की डिलीवरी के बाद से लगभग 35,000 राइफलें सौंपी जा चुकी हैं। ये राइफलें वर्तमान में जमीन पर सैनिकों द्वारा सक्रिय रूप से उपयोग की जा रही हैं। यह प्रोजेक्ट भारत और रूस के बीच एक जॉइंट वेंचर का परिणाम है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2019 में इस पार्टनरशिप की घोषणा की थी। प्रोडक्शन फैसिलिटी उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के कोरवा के पास स्थित है। रूसी पक्ष में रोसोबोरोन एक्सपोर्ट और कलाश्निकोव कंसर्न शामिल हैं। AK-203 असॉल्ट राइफल अपने प्रीडिसेसर मॉडल से कई मायनों में बेहतर है। इसमें एक एनाटॉमिक मैगपुल बटरस्टॉक, एक अधिक आरामदायक पिस्तौल ग्रिप और विभिन्न दृश्यों को माउंट करने के लिए पिकाटनी रेल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें बाइपॉड, टैक्टिकल लाइट और लेजर रेंज फाइंडर जैसी एक्सेसरीज जोड़ने की क्षमता है। यह 40 मिलीमीटर GP34 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से भी लैस की जा सकती है। भारत कलाश्निकोव असॉल्ट राइफल के AK-203 वर्जन का निर्माण करने वाला पहला विदेशी देश बनने जा रहा है। यह उपलब्धि न केवल भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगी, बल्कि देश की आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति का भी प्रतीक होगी। हेडलाइन नंबर 2। इंडियन आर्मी ने आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने स्वदेशी रूप से विकसित एक्सप्लोडर UGV और अग्नेस्त्र ब्लास्ट सिस्टम की टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुल ट्रांसफर किया है। यह घटना आर्मी के टेक्नोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन के वर्ष का हिस्सा है, जो उनकी आधुनिकीकरण और ऑपरेशनल एक्सीलेंस के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस इंपॉर्टेंट अचीवमेंट का प्रदर्शन सेना के डेप्यूटी हेड लेफ्टिनेंट जनरल NS राज सुब्रमणी की उपस्थिति में किया गया। उन्होंने सेना डिजाइन ब्यूरो की भूमिका की सराहना की, जिन्होंने इन टेक्नोलॉजीज को विचार से वास्तविकता में बदला। आइए पहले एक्सप्लोडर के बारे में जानें। यह एक मल्टीपर्पज अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है। इसे रिकॉनेसेंस, प्रिसाइज एक्सप्लोसिव डिलीवरी एंड रिमोट IED डिस्पोजल जैसे कई कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सेल्फ डिस्ट्रक्ट कैपेबिलिटी और रेजिलियंस इसे आपदा राहत कार्यों में भी उपयोगी बनाता है। अब अग्निअस्त्र के बारे में बात करते हैं। यह एक पोर्टेबल ब्लास्ट सिस्टम है जो एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। इसे मैन्युअल रूप से या ड्रोन के माध्यम से तैनात किया जा सकता है। अग्निअस्त्र का उपयोग सीमित स्थानों में सटीक कार्रवाई से लेकर बड़े पैमाने पर संरचनाओं के विनाश तक किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में IIT दिल्ली की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह कोऑपरेशन आर्मी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच सामंजस्य का एक उदाहरण है। यह पार्टनरशिप न केवल न्यू टेक्नोलॉजीज के विकास में मदद करती है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि इंडियन आर्मी ग्लोबल मिलिट्री इनोवेशन में अग्रणी बनी रहे। एक्सप्लोडर और अग्निअस्त्र का यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डिफेंस सेक्टर में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। जैसे जैसे ये सिस्टम्स बड़े पैमाने पर उत्पादन में जाएंगी, वे इंडियन आर्मी के लिए एक नए युग की शुरुआत करेंगी। यह भारत को आधुनिक युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर रूप से तैयार करेगा। हेडलाइन नंबर 3। भारत के स्पेस जोन में निवेश ने देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म नोवा स्पेस की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत ने पिछले 10 वर्षों में स्पेस जोन में लगभग $13 बिलियन का निवेश किया है। इस निवेश का परिणाम उल्लेखनीय रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इस निवेश ने प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और प्रेरित लाभों के माध्यम से GDP में $60 बिलियन का योगदान दिया है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र ने 4.5 मिलियन से अधिक नौकरियां भी पैदा की हैं। भारत अब फंडिंग के मामले में दुनिया का 8वां सबसे बड़ा स्पेस नेशन बन गया है। इस क्षेत्र में स्टार्टअप की वृद्धि भी तेजी से हुई है, जो इस क्षेत्र के डेवलपमेंट और इनोवेशन को दर्शाता है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का भविष्य और भी उज्जवल दिखाई दे रहा है।
यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पेस जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत का लक्ष्य 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को चालू करना और 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारना है। इसरो का काम केवल अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है। यह रोजाना 8 लाख मछुआरों की मदद करता है और 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों को उपग्रह आधारित मौसम पूर्वानुमान का लाभ देता है। सरकार भी अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर रही है। इनमें स्टार्टअप के लिए सीड फंड योजना, निजी क्षेत्र को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की सुविधा और एंटरप्रेन्योर्स के लिए डिजाइन लैब की स्थापना शामिल है। फाइनेंस मिनिस्टर ने अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की भी घोषणा की है। इंडस्ट्री के नेता इस क्षेत्र के भविष्य को लेकर आशावादी हैं। सैटकॉम इंडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष सुब्बा राव पावुलुरी का मानना है कि सरकार की प्रोग्रेसिव पॉलिसीज ने भारतीय निजी कंपनियों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल A.K. भट्ट ने कहा कि नीतिगत सुधारों की निरंतरता से प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारत के योगदान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। सरकारी समर्थन, निजी निवेश और इनोवेशन के साथ भारत ग्लोबल स्पेस लीडर के रूप में उभरने की ओर अग्रसर है। और अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेडलाइन नंबर 4, भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम उठाया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने घोषणा की है कि वह 2026 से अपने तेजस MK-1A फाइटर जेट में स्वदेशी उत्तम AESA फायर कंट्रोल रडार का उपयोग करेगा। यह योजना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि यह पहली बार होगा जब एक घरेलू स्तर पर विकसित उत्तम रडार सिस्टम को देश के प्रमुख फाइटर जेट में शामिल किया जाएगा। तेजस MK-1A के लिए ऑर्डर इस वर्ष के अंत तक मिलने की उम्मीद है। हालांकि शुरुआती 40 विमानों में इजरायली ELT-AELM 2052 AESA रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तम रडार का समावेश 81वें एयरक्राफ्ट से शुरू होगा। DRDO द्वारा विकसित उत्तम AESA रडार को कई महत्वपूर्ण पहलुओं में इजरायली रडार से बेहतर माना जा रहा है। इसने तेजस के प्रोटोटाइप पर 125 से अधिक फ्लाइट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे किए हैं, जो इसकी विश्वसनीयता और युद्ध तत्परता को दर्शाता है। 2026 तक उत्तम AESA रडार का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने की उम्मीद है। यह समय सीमा तेजस MK-1A के एडवांस्ड वर्जन की डिलीवरी के साथ मेल खाती है, जो इस नए रडार से लैस होंगे। इस स्वदेशी रडार के इंटीग्रेशन से तेजस की लड़ाकू क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। यह विमान को बेहतर स्थितिजन्य जागरूकता और लक्ष्य प्राप्ति क्षमताएं प्रदान करेगा। साथ ही यह कदम क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज के लिए फॉरेन सप्लायर्स पर भारत की निर्भरता को कम करेगा और देश के स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करेगा। यह पहल भारत की डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो देश की सुरक्षा और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगी। हेडलाइन नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा ने एक नया इतिहास रचा है। यह यात्रा यूक्रेन की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई पहली यात्रा थी, जो यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हुई। इस यात्रा के दौरान भारत और यूक्रेन ने 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समझौते किए। ये क्षेत्र है मेडिसिन, एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन, ह्यूमन रिलेशंस एंड कल्चर। इसके अलावा दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बायलैटरल ट्रेड एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इस बात पर जोर दिया कि भारत यूक्रेन की नेशनल सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि यह समर्थन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया में हर किसी को UN चार्टर का समान रूप से सम्मान करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ओर से रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति की शीघ्र वापसी के लिए हर संभव तरीके से योगदान देने को तैयार है। दोनों नेताओं ने भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों को एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलने पर सहमति व्यक्त की। फार्मास्यूटिकल सहयोग को विशेष महत्व दिया गया, जिसमें बाजारों तक अधिक पहुंच और निवेश को बढ़ावा देने की बात कही गई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन को भारत में स्वदेशी रूप से विकसित भीष्म क्यूब्स भी सौंपे, जो आपातकालीन स्थितियों में चिकित्सा सहायता प्रदान करने में मदद करेंगे। यह यात्रा भारत यूक्रेन संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी और सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी में भी योगदान देगा। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।